गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आप सबों ने जैसा कि देखा कि एक साल से लेकर के हमारे देश में काफ़ी जो है सो हाई स्तर पे जो है सो एक आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आप सब देख रहे थे कि जगह जगह पे किस तरह से आंदोलनकारी जो है सो अपने विरोध को जता रहे थे, चाहे वो जो है सो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए थे या फिर पूरे देश में चक्का जाम कर रहे थे। लोगों के बीच आकर के बता रहे थे कि किस लिए हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ जो है सो अधिक से अधिक संगठन आइए, हमारे साथ मिलकर के हमारे किसान आंदोलन को सफल बनाइए। और वो आंदोलन कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखा। गुरु नानक जयंती के अवसर पे जब देश की आशा थी कि प्रधानमंत्री आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो उन्होंने ये अपेक्षा नहीं किया था कि वो किसान बिल वापसी को लेकर के आंदोलन को लेकर के जो है सो जो भी वापसी को लेकर के अपना तर्क दिए, वो तर्क के साथ किसान बिल को वापस ले रहे हैं। हमारे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री में से गिना जाता है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, और इनके फैसले अडिग होते हैं। आपने जैसा कि देखा कि किसान बिल, 370, श्रम कानून जैसे जो भी फैसले, बड़े बड़े फैसले देश में लेने की ज़रूरत थी, उन फैसलों को इन्होंने लिया और उन फैसलों के साथ ही अडिग रहे। लेकिन उस दिन कल्पना नहीं की जा सकती थी कि प्रधानमंत्री ये इस फैसले को वापस लेंगे। तो दोस्तों, उस दिन जो है सो तीनों बिल, कृषि बिल जो है सो तीनों कृषि बिल को वापस ले लिए। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप अंत तक देखें और अंत तक देखने से आपको ये पता चलेगा कि तीनों किसान बिल में क्या थे, क्यों सरकार ने वापस लिए, सरकार का इसमें तर्क क्या था, इसका आगे चल के असर क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हमें जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उससे पहले आपको हम लेकर के चलेंगे कि कृषि बिल क्या थी, क्यों किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों को इससे क्या नुकसान था, सरकार को क्या इससे फायदा था, या तो एक किसान के द्वारा एक तर्क था कि इससे पूंजीपतियों को जो है सो फायदा होने वाला है। तो क्या सच में किसान के द्वारा या पूंजीपति का जो भी चीज़ें थी कि किसका फायदा कहाँ पे होने वाला है, इन सारी चीज़ों को हम जानने की आइए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का आप लोग कष्ट करेंगे। मैं आप लोगों के बीच बेहतरीन तरीके से चर्चा करूंगा, और मैं आपको ये निश्चित रूप से कहता हूं कि इस तरह के तरीके आपको अभी तक नहीं मिले होंगे सुनने को, आपके साथ इस तरह का चर्चा नहीं किया होगा। तो आपके अंदर किसान कानून को लेकर के एक ब्रॉड विस्तार समझ में आ जाएगी, और सरकार तथा विपक्ष के द्वारा किस किस प्रकार का तर्क आया, सरकार के वापसी का क्या असर पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों को जानने को आपको मिलेगा। हमारी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, देवर्षि जीएस रिसर्च को आप सभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आपको लेकर के हम चलते हैं कि क्या था किसान बिल, क्यों किसान इसके आंदोलन कर रहे थे, और इतनी बड़ी आंदोलन उसके बावजूद जो है सो लगातार एक साल से भारी सर्दी, भारी गर्मी, भारी तूफान में, कोरोना जैसी महामारी में जो है सो किसान अडिग रहे। और पूरे देश के किसान नहीं, कुछ राज्यों के किसान थे। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, कुछ राज्यों को किसानों को समझा नहीं पाए। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। मैं पूरे देशवासियों के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इस कृषि बिल को नहीं समझा पाया, और मैं आज कृषि बिल को वापस ले रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि कृषि बिल में क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका हम घटनाक्रम को देखते हैं। जून 2020 में अध्यादेश के जरिए इसे पेश किया गया था, और सितंबर 2020 में संसद में इसे पास किया गया। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार से जवाब मांगा गया था कि किसान क्यों बता रहे हैं कि ये जो बिल आया है ये किसानों को शोषण करने वाला है, पूंजीपतियों को और बड़ा बनाने वाला है। नवंबर 2020 में आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें भारत बंद, चक्का जाम जैसे गतिविधियों को देखा जाता है। जनवरी 2021 कृषि कानून को अगले आदेश तक रोक दिया जाता है। जनवरी 2021 के घटनाक्रम से आप सभी वाकिफ होंगे दोस्तों। 26 जनवरी का वो दिन जब लाल किले पे जिस समय किसानों ने ट्रैक्टर से जो है सो अपना जुलूस निकाला था, जुलूस के लिए उन्होंने परमिशन लिया था, लेकिन आंदोलन इस तरह से भगदड़ के रूप में मच गई थी ताकि कुछ उसमें उपद्रवी आए थे, या फिर क्या सच्चाई थी ये तो सरकार का ही बयान हो सकता है इसमें। लेकिन मीडिया तो अनेक तरह के बात कर रहे थे, राजनीतिक पक्ष सब अपने अपने तरह की बात कर रहे थे।
आंदोलनकारी अपने तरह के बात कर रहे थे, सबके अपने अलग अलग विचार थे। लेकिन 26 जनवरी के उस भगदड़ को हम भूल नहीं सकते हैं, जिसमें हमारे पूरे भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं एक तरह से मानहानि की बात आ गई थी। कई जगहों से कई तरह के जो है सो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो भी हस्ती थे वो भारत को कहीं ना कहीं एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। किसान का समर्थन, कुछ लोग जो है सो भारत सरकार की समर्थन कर रहे थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपनी देश की एक हानि होती है, अपनी देश की एक इज्जत खराब होती है। तो उन चीजों को सरकार को भी समझना चाहिए था और आंदोलनकारी को भी समझना चाहिए था। ठीक है, आपने जुलूस का परमिशन आपको मिल गया तो आप जुलूस को लेकर के आपका जो मार्ग मिला हुआ उस मार्ग से आप निकलिए, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर ही बदल गई थी। तो दोस्तों 26 जनवरी को कृषि कानून को अगले आदेश तक रोक दिया गया था। फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों का बयान जो है सो ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि आदि जो है सो कई हस्ती गिरफ्तार भी किए गए थे। तो आइए हम सब जानते हैं कि मुख्य रूप से कृषि कानून के वो 3 एक्ट कौन से थे, क्यों किसान इतने बड़े स्तर पे आंदोलन कर रहे थे, क्यों किसानों को लग रहा था कि किसानों की जमीन छीन जाएगी, किसानों के हाथ से सारा कुछ निकलने वाला है, सरकार जो है सो पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रहा है। तो इन चीजों को जानने की हम कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि सरकार इस कानून को वापस क्यों लिया। तो दोस्तों मुख्य रूप से हम जानेंगे कि इसमें 3 एक्ट कौन कौन से थे। तो पहले एक्ट जो है सो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 था। दूसरा था कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, और तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। देखिए मुख्य रूप से यही 3 कानून की लड़ाई थी सरकार के साथ। जी हाँ, और यही 3 बिल थे जिसके विरोध में आंदोलनकारी साल भर जो है सो दिल्ली के इर्द गिर्द डटे रहे। जगह जगह पे छोटे छोटे जो भी संगठन है इसका विरोध में भी उतर आए थे। बहुत सारी जनसंख्या जो है सो इस बिल का सपोर्ट भी कर रहा था, तो कुछ लोग इसके जो है सो विरोध में खड़े थे। उसके बाद सबसे बड़ी चिंताजनक विषय थी एमएसपी, जिससे किसानों को लग रहा था कि भारत सरकार एमएसपी को खत्म करने वाली है, जो कि सरकार इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया था कि हम एमएसपी को खत्म करने वाले, लेकिन वो लिखित भी नहीं दिए थे कि एमएसपी रहेगा भी। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वापस लिया जाएगा इस कानून को, क्या है वापस लेने की प्रक्रिया। उसके बाद हम जानेंगे कृषि कानून वापस लेने के पीछे तर्क क्या है, आगे क्या पड़ सकता है इसका प्रभाव। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इसी को जानने के, यह कानून किसानों को कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसे एपीएमसी भी कहा जाता है, में अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर है। जी हाँ, एपीएमसी को लेकर के ये कानून मुख्य रूप से है, जिसमें एपीएमसी को आम बोलचाल की भाषा में मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी कहते हैं। इसे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए, जी हाँ, किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बनाया गया है। साहूकार किसानों से उनकी उपज ब्याज के नाम पर खेत में ही न छीन सके। जी हाँ, ब्याज के नाम पे साहूकार किसान की उपज को खेत में न छीन सके, इसी का प्रावधान किया गया है। किसान अपनी उपज मंडी में लाकर बेचे और यहाँ बैठे हुए थोक व्यापारी उनसे उनकी उपज खरीदा करते हैं। वहाँ साहूकार अपने हिसाब से किसान के उत्पाद की रेट तय करते थे, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ी लॉस होती थी और जिसको सरकार हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें प्रावधान क्या था कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो अपना मंडी का लेवल खड़ा कर सकता है और किसानों के अनाज को कहीं भी किसी भी जगह को ले जाकर के बेच सकता था। इससे क्या लगा कि जो लोग बड़े स्तर पे मंडी चलाते थे या मंडी में जाकर के दलाली का काम करते थे, जिसे आप हम बीच के स्तर के लोगों को कहते हैं ना कि दलाल का काम करना, उन लोगों को लगा कि सरकार एपीएमसी को खत्म कर रही है और छोटे छोटे लोगों को जो है सो खड़ा करेगी, या तो फिर बड़े स्तर पे पूंजीपतियों के माध्यम से जो है सो खरीद बिक्री करवाएगी सरकार, जिससे हमारा सारा कुछ खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे बड़ा विरोध इसी के स्तर पे किया जा रहा था किसानों के द्वारा कि सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए, एपीएमसी जो उपलब्ध है उसी एपीएमसी को रहने देना चाहिए। बिहार में आप देखिए, बिहार में एपीएमसी ऑलरेडी फेल्यूर है। बिहार में एपीएमसी के माध्यम से जो भी है सो मंडी के माध्यम से खरीद बिक्री नहीं होती है, लेकिन बिहार में भी किसानों का बहुत छोटे मोटे किसानों का शोषण हुआ है और शोषण होकर के ऐसा हुआ कि किसान जो है सो बिहार से पलायन करके दूसरे स्टेट में जो है सो रोजगार खोजने के लिए चल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एपीएमसी को लेकर के है, कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020।
दूसरे नंबर में कृषक संरक्षण व कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। जी हाँ, इसमें मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की गई थी। जी हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की गई थी कि बड़े बड़े पूंजीपति भी जो है सो अब किसान के क्षेत्र में उतरेंगे, कृषि के क्षेत्र में उतरेंगे और अपने जो है सो पैसे के इन्वेस्ट करके जो है सो किसानों को बड़े लेवल पे इनकम देने वाले हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट खेती किस तरह से करवाने की उम्मीद थी सरकार को इस बिल के माध्यम से। जैसे कि मान के चलिए कि हल्दीराम भुजिया बनाता है और हल्दीराम को जरूरत है बेसन की, और बेसन बनता है किससे? दाल से बनता है। तो हल्दीराम के कंपनी के लोग आएंगे और क्या करेंगे कि एक बहुत बड़े एरिया को सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और किसानों को बताया कि भाई मुझे इतना टन दाल की जरूरत है, अरबों टन दाल की जरूरत है, और ये दाल को जो है सो आप अपने क्षेत्र से मुझे उगा करके दीजिए। किसान बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि आप दाल लेने आए हैं, हम आपको दाल जरूर देंगे, लेकिन भाई शर्त इसमें क्या होगी? तो शर्त इसमें ये है कि वो बता देंगे कि आपको मैं दाम पहले ही तय कर दूंगा। आप खेती लगाइए, खेती लगाने से पहले आपको दाम तय कर दिया जाएगा कि मान के चलिए आपकी दाल 80 रुपये केजी के हिसाब से हम खरीद लेंगे। आप जितना दाल उपजा करके देंगे 80 रुपये केजी के हिसाब से हम खरीद के आपकी दाल को ले लेंगे। किसान भी सोचेंगे अरे चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो है सो हमारा दाल का रेट पहले ही तय हो गया था। लेकिन इसमें समस्या यहाँ खड़ी होती है कि अगर एग्रीमेंट हमारी कंपनी के साथ 80 रुपये के हिसाब से हो जाता है और एग्रीमेंट के बाद अगर उसका रेट 75 रुपये है मार्केट रेट और 80 रुपये में हम दाल बेच रहे हैं तो 5 रुपया किसान को जरूर फायदा हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट में उसका रेट 90 रुपया चला जाए तो हम तो इसके साथ जो है सो अपना एग्रीमेंट कर चुके हैं कंपनी के साथ, मुझे दाल 80 रुपये में ही देना पड़ेगा, हम बाहर नहीं बेच सकते हैं। समस्या यहाँ पैदा हो रही थी और किसान इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर इसके बीच विवाद होता है, कंपनी और किसान के बीच विवाद होता है, तो इसका विवाद को सुलझाने के लिए एसडीएम लेवल के अधिकारी को रखा गया था। अगर एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं तो कंपनी यहाँ सबसे मजबूत साबित होता हुआ दिख रहा था। कंपनी क्या करेगा कि एसडीएम को जो है सो भारी भरकम रुपया दे करके वो अपने पक्ष में फैसला ले सकता था। किसान जाए कहाँ, और किसान छोटे मोटे होते हैं, किसान अधिक से अधिक वीडियो के पास जाने में सोचना पड़ता है कई एक बार कि हम वीडियो साहब से बात करने के लिए किस तरीके से जाएं और क्या बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे फैसले को सुलझाने के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी थे। सरकार को इसमें चाहिए था कि कम से कम जो है सो हमारे बीच में मुखिया है, मुखिया को रखा जाए ताकि उन 5 साल में उनके साथ हमारा मिलना जुलना होता है, वो हमारे पास वोट लेने के लिए आएंगे। अगर 5 साल के अंतराल में देखा जाएगा कि मुखिया जी का काम अच्छा नहीं रहा तो फिर हम दूसरा मुखिया चुनेंगे, या तो फिर कोई और लोगों को जो है सो चुन रखा जा सकता था। इसमें कोई समिति बनाई जाती किसानों के बीच में और समिति के माध्यम से ही और कंपनी के अधिकारी के माध्यम से इस फैसला को जो है सो किया जा सकता था। लेकिन नहीं, एसडीएम स्तर के अधिकारी को रखा गया था, जहां पे सबसे समस्या यहां पैदा हो रही थी। और किसानों को लगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की खेती होती है तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण होगा, छोटे मोटे किसान जो है सो कंपनी के चंगुल में फंस जाएंगे और कंपनी के लोग जो है सो पूंजीपति वाली होंगे ही होंगे, जो कि किसानों का आसानी से शोषण कर सकता है। तो यहाँ ये समस्या पैदा हो रही थी। जी हाँ, तीसरा नंबर में था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसके जरिए क्या किया गया था कि अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तु को सूची से हटा दिया गया था। और ये कभी लागू हो सकता था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जब हमारे देश में अकाल पड़ गया हो या युद्ध के स्तर की कोई चीज दिखाई दे रही हो, उस समय से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। इसमें क्या था समस्या? इसमें समस्या ये थी कि किसानों को लगा कि पूंजीपति लोग जिस समय हमारे अनाज की उत्पादन होगी उस समय सस्ते रेट में खरीद लेंगे। आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिए आलू और प्याज का। भाई आलू और प्याज क्या होता है कि हमारे मार्केट में जिस समय हमारे घरों में आलू और प्याज होती है, हम खेत से उपजा करके घर लाते हैं, उस समय आप मार्केट का रेट को देखिए। और हमारे घर में अगर आलू और प्याज की स्थिति खत्म हो जाएगी उस समय आप जाकर के मार्केट में रेट देखिए। मार्केट में रेट प्याज का कहाँ रहेगा? 80 या 100 के बीच में रहता है। आलू का भी जो रेट है हाई फाई चढ़ा हुआ रहता है। तो ये सबसे बड़ा क्या कारण होता है कि बड़े बड़े पूंजीपति वाले अपने भंडारण क्षमता के अनुसार हमसे हमारा ही अनाज, हमारा ही पैदावार खरीद करके वो जमा कर लेते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि उसका स्टोर कर लेते हैं, अपने भंडारण क्षमता के हिसाब से स्टोर कर लेते हैं
और जब देखते हैं कि किसानों के पास से सारा चीज़ निकल करके अब हमारे तक आ पहुंचा है, उसके बाद वो मार्केट में माल नहीं लाते हैं, वहाँ रोक देते हैं और अपने जो डीलर होते हैं उसको भी बता देते हैं कि हमारे पास अभी माल पड़ा हुआ नहीं है। फिर क्या करता है कि इसका रेट वो तय करते हैं और वो तय करके बाजार में ला करके छोड़ते हैं। मान के चलिए कि 5 और 10 रुपये खरीदने वाला प्याज को अगर हम फिर से 80 रुपये में खरीद रहे हैं तो हमारा कितना बड़ा शोषण हो रहा है। इन चीज़ों को लेकर के सरकार खत्म करने की कोशिश में थे और किसानों को भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पूंजीपति इसके शोषण करेंगे, क्योंकि सरकार आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से इन चीज़ों को हटा दिया गया है। तो इसका भी विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा था। अब देखते हैं कि एमएसपी विवाद क्या है। जी हाँ, तो अभी आपने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से जो है सो कंपनी पहले से मूल्य तय कर देगा, हमारे साथ मूल्य तय कर देगा, दाल की कीमत 80 रुपये रखेगा। दूसरी चीज, अभी हमारे यहाँ धान की खेती हुई है और धान की खेती में हमारे पास सरकार का एक गारंटी जो है सो एमएसपी रहता है कि धान 20 रुपये खरीदा जाएगा। कम से कम अगर मार्केट में अगर रेट 18 रुपये है तो हम क्या करेंगे, हम जाकर के सरकार के डीलर को दे देंगे कि आप जो है सो 20 रुपये के रेट से हमारे धान को खरीद लीजिए। अगर मार्केट में वही धान 25 रुपये के हिसाब से रहेगा तो हम स्वतंत्र हैं मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं थी। अगर हम एग्रीमेंट कंपनी के साथ कर लिए हैं कि 80 रुपये में हम दाल आपको देंगे तो मुझे 80 रुपये में दाल देना पड़ेगा, चाहे मार्केट का भाव कुछ भी रहे। तो इससे किसानों को लगा कि एमएसपी सरकार खत्म करना चाह रही, क्योंकि अगर हम कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर ही दिए हैं तो एमएसपी का फिर क्या रह जाएगा, हम एमएसपी के माध्यम से कैसे बेच पाएंगे। सरकार यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई किसानों के बीच एक लिखित नहीं दिया था कि आपकी एमएसपी रहेगी या एमएसपी हम हर वक्त आपके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए खड़ा रहेंगे। तो यहाँ पे किसानों को ये भी डर था कि सरकार कहीं ना कहीं एमएसपी को खत्म करने वाली है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे रही थी और हमारा जो एग्रीमेंट होगा उसी के माध्यम से हमें अपना सामान को बेचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्राइस गारंटी चाहे मूल्य कुछ भी हो। तो अब हम जानते हैं कि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया क्या थी। मोदी जी ने गुरु नानक जी के जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि हम ये तीनों कृषि बिल को वापस लेते हैं और हमारे शीतकालीन सत्र जब से शुरुआत होगी उस समय से इसको रिपील किया जाएगा। तो कानून वापस लेने का अधिकार सबसे पहले हम जानते हैं संसद को है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होने वाली है और ये 23 दिसंबर को खत्म होगा। इसी में रिपील किया जाएगा ये तीनों कृषि बिल को और वहां से जाकर के खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 243 में एक प्रावधान है कि संसद को कानून बनाने और वापस लेने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 245 के माध्यम से खत्म इसे किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि कृषि कानून वापस क्यों लिया गया। जी हाँ, कृषि कानून वापस लेने के लिए बहुत बड़े तर्क हैं। विपक्ष का तर्क अलग है, अनेक लेखकों का मैंने तर्क को देखा तो सबका तर्क अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से हम बहुत कम तर्क में समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की क्या मंशा थी, सरकार क्यों इस चीज को वापस लिया, क्या सरकार हमारे देश की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो लोकतंत्र का व्यवस्था कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत पे अडिग रहने वाले सरकार को, अपने फैसले पे अडिग रहने वाले सरकार को झुकाया है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, या इसके पीछे कोई राष्ट्रीय मंशा रही है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से बहुत कम शब्दों में हम जानेंगे कि सरकार की मंशा क्या रही थी। सबसे पहले अगर हम चुनावी परिदृश्य में देखें तो चुनावी परिदृश्य में पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव है। और दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे जो किसान आंदोलनकारी हैं वो कहाँ के हैं। अधिकतर आंदोलनकारी पंजाब और पश्चिमी यूपी के ही हैं। दूसरी चीज है कि उत्तराखंड के जो भी तराई इलाके हैं वहां के किसान भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं। इन क्षेत्र में चुनाव आ चुकी है और सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम ये कृषि कानून को लेकर के अडिग रहते हैं तो हमारी राजनीति कहीं ना कहीं रिस्क में रहेगी। इससे सरकार को बहुत ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं लगा तो ये कानून को वापस लिया। ऐसे विचारक बोलते हैं, ऐसे अनेक लेखक बोल रहे हैं। जी हाँ, दूसरी चीज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें सरकार को लगा कि प्रदर्शनकारियों के बीच खालिस्तानी और पाकिस्तानी तत्वों की बढ़ती पैठ। जी हाँ, बार बार सुनने को आया कि जो है सो खालिस्तानी इस आंदोलन को चला रहे हैं, विदेशी फंडिंग इस आंदोलन में आ रहे हैं, जिसको लेकर के किसान आंदोलन तेजी से चल रहा है, इतने लंबे समय से खींचा जा रहा है। लेकिन सरकार को इस तरह की चीज़ों को शायद कहीं ना कहीं
ठीक से समझना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आंदोलनकारियों को कहीं ना कहीं कुछ भी बोल सकते थे बीच में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लगा कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सो खतरे में है और उसको लेकर के सरकार अपने इन कानून को वापस लिए हैं। तो इसका क्या असर पड़ सकता है? इसका असर यही पड़ सकता है कि हाल फिलहाल जो है सो एक पार्टी के अध्यक्ष की जो है सो बता भी रहे थे, जैसा आप सबने अगर न्यूज देख रहे होंगे तो सुन रहे थे कि अब की बार जो है सो 370 को भी खत्म करना चाहिए, सरकार को उसे भी रिपील करनी चाहिए। हमारे देश में जो है सो नागरिकता संशोधन कानून है, इन सारी चीज़ों को सरकार को रिपील करनी चाहिए। श्रम कानून है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा तो मतलब लोगों के बीच एक संदेश तो नहीं जाता है इस कानून को वापस लेने के माध्यम से कि यह एक कहीं ना कहीं ट्रेंड बन जाएगा कि किसी भी बड़े सुधार को लेकर के अगर सरकार चाहेंगे बड़े सुधार करने के लिए तो बस भाई उठो और जाकर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठो, वहां से लोगों को असुविधा जो है सो पैदा कर दो, लोगों को लगने लगे कि नहीं कहीं ना कहीं ये आंदोलन बड़े स्तर पे है, इस तरह के तरह तरह की एक्टिविटी करने लगो ताकि सरकार जो है सो आपके कानून को फिर से वापस लेना के लिए मजबूर हो जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम सबों ने आपके बीच हम जो है सो चर्चा किए हैं कृषि कानून को लेकर के और ये हमारे निजी विचार थे। अगर आपके विचार कुछ और रहते हैं, देखिए सबसे पहले आप अगर राजनीति से प्रेरित हैं, किसी पार्टी के विचारधारा से अगर आप प्रेरित हैं तो बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट बन करके इसका आप तर्क कीजिए, ना कि कांग्रेस या भाजपाई विचारधारा से प्रेरित होकर इसका तर्क और कुतर्क कीजिए। आप एक स्टूडेंट और आप मध्यम मार्ग को अपनाइए कि सरकार का किस तरह का कदम उठाना चाहिए था, सरकार की गलती क्या रही, आंदोलनकारी की गलती क्या रही, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार को इसमें चाहिए था कि जिस समय वो कृषि बिल ला रहे थे उस समय किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ, किसान के बड़े नेता के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए था। जैसे हमारे बीच हाल फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई ना, देखे ना सरकार पूरे देश से जो है सो कहीं ना कहीं विचार मांगे कि हम किस तरह से अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है सो बना सकते हैं। उसी तरह से किसान बिल को लेकर के भी सरकार को इसी तरह का काम करना चाहिए, या आगे सरकार जो भी बड़े कदम उठा रहे थे उनको इस तरह से काम करना चाहिए था ताकि किसानों की मंशा को जानी जाए, किसानों की असुविधा को समझी जाए, किसानों के लिए क्या बेहतर हो। इन चीजों को क्या आप मान के चलिए, अगर आप संसद में बैठे हुए हैं वहां से किसानों की जमीनी समस्या को नहीं जान सकते हैं। आप जमीन पे आकर के देखिए कि किसान कौन कौन से चैलेंजेस को पेश करते हैं, किसान को कौन कौन सी समस्या से लड़नी पड़ती है, जूझनी पड़ती है। किसान वो ठिठुरती रात में जो है सो खेतों में पड़े रहते हैं, भीगी हुई बारिश में ठंडी हवा चल रही फिर भी खेत में जो है सो लगे हुए रहते हैं पौधे लगाने के लिए, और उनके साथ आप जो है सो उनके भविष्य की फैसला नहीं कर सकते बिना उनके विचारधारा को जाने, उनसे बिना मंशा लिए हुए, उनकी मंशा क्या, उनकी समस्या क्या, इनको आप जमीनी स्तर पे जा करके जानिए। तो दोस्तों आज की बात हमारी यहीं विराम होती है, और किन्हीं मित्रों को कोई और बातें कमेंट में कोई बात रखनी हो तो वो जरूर हमारे साथ जो है सो आकर के चर्चा करें। हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर एक चर्चा को निकाल करके रखें, हम आपके साथ मिलकर के चर्चा करेंगे। आपके पास अगर किसी भी प्रकार की कमेंट है कृषि बिल को लेकर के, राजनीति विचारधारा से जो लोग प्रेरित होंगे प्लीज वो जो है सो सोच समझकर कमेंट करें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक स्टूडेंट की भांति मध्यम मार्ग को अपना करके अपनी विचारधारा को रखिए। आप समझिए कि सरकार और किसान के बीच क्या बेहतर हो सकता है, उन चीजों को लेकर के अपनी कमेंट करें। तो धन्यवाद मित्रों, आज हमारी बात यहीं समाप्त होती है। आप लोग अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आप लोगों के साथ फिर मैं मिलूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।